बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास में वो है ऑनलाइन सिक्योरिटी इश्यूज ओवरव्यू। ठीक है। जब हम जो है किसी ई कॉमर्स साइट के साथ डील कर रहे होते हैं या हमारा सरोकार जो होता है वो किसी ई कॉमर्स साइट के साथ होता है, तो हमें कौन कौन से सिक्योरिटी इश्यूज फेस करना पड़ सकता है। ठीक है। और उन टॉपिक को सीनियोरिटी बेस्ड हमने जो है कैटेगराइज किया। सबसे पहले तो प्राइवेसी इशू हो सकता है, उसके बाद अथेंटिकेशन इशू हो सकता है, देन नॉन रेपुटेशन हो सकती है, फिशिंग फिशिंग हो सकती है, और कॉन्फिडेंशियलिटी हो सकती है। ये वाले इश्यूज जो हैं एक ई कॉमर्स साइट को इशू करना पड़ सकते हैं। सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात करें तो उसमें डिफरेंट फॉर्म्स या डिफरेंट टाइप्स के जो हैं थ्रेट्स हो सकते हैं, जिनमें डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स हो सकते हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकता है, और थेफ्ट और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है। तो हम जो है वो इसको कर लेते हैं। अच्छा, सिक्योरिटीज को मद्देनजर रखते हुए जो डिफरेंट फॉर्मेट्स या डिफरेंट किस्म के जो अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं कि सिक्योरिटी का जो है इशू अराइज ना हो, उसमें सबसे पहले जो है इंक्रिप्शन हो सकती है, डिक्रिप्शन हो सकती है, क्रिप्टोग्राफी हो सकती है, या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो सकती है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम उसमें ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट करेंगे जो हमने बुलेट्स की फॉर्म में जो है वो डिस्प्ले की हुई हैं। ई कॉमर्स कैन बी क्लियरली डिफाइंड एज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। बाय यूजिंग ऑफ इंटरनेट वी कैन बाय एंड सेल एनीथिंग which may be product or services. It can be also be referred to as e-business. तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का नाम भी हम ई कॉमर्स को दे सकते हैं। Wikipedia describes mobile commerce as a delivery of electronic commerce capability directly into consumers' hand. तो विकीपीडिया जो है वो मोबाइल कॉमर्स को इस तरह से डिफाइन करता है, या वो इस तरह से इसको इंटरप्रेट करता है, बताता है हमें कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है ना, ये अपने अंदर वो सलाहियतें जो है इंक्लूड की होती है जिस जो कि सारे का सारा होल्ड जो है कस्टमर्स के पास या कस्टमर्स हैंड्स के अंदर होता है। देयर इज एन इंक्रीज इन ई कॉमर्स एज अ result. This has led to a lot of security issues, particularly in the mobile commerce arena मतलब एरिया। ठीक है। एरिया या जो अभी इरा बोल लेंगे जिसको। ठीक है। तो अभी जो है ई कॉमर्स जैसा कि आप देख लें ऑनलाइन पोर्टल्स बन चुके हैं, दराज, शॉपी, शॉप हाइव, इस तरह से डिफरेंट जो है आपके पास ऑनलाइन फॉरम्स मौजूद हैं जहाँ से आप चीज़ जो है पसंद करते हैं, ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, घर पहुँच जाती है वो आपके। पीपल यूजिंग द इंटरनेट फॉर कमर्शियल ट्रांजेक्शन ऑलवेज रिमेन एट रिस्क ऑफ देयर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, पास, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह। तो अभी ये जो वेल डेवलप्ड या वेल एस्टेब्लिश्ड या जिनकी रेपुटेशन अच्छी होती है उनके साथ अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें भी सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं कि थर्ड पार्टी जो है बाय एनी इंडल्जमेंट आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको स्टील ना कर ले, स्टील करके मिस यूज ना कर ले। जिस तरह से अभी मोस्टली स्कैम्स वगैरह चल रहे हैं बैंक अकाउंट्स को लेके, आपको कॉल आती है और आपको बताया जाता है जो आ, आपका पोर्टल्स है जैसे अल्फ़ा वगैरह, अल्फ़ा जो है बैंक अल्फला जो ऑफर कर रही है कि आप जो है अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे कर सकते हैं। तो मोस्टली आपको कॉल्स भी आती हैं कि जी हम आपकी ब्रांच से बात कर रहे हैं। आप इस तरह से करें कि जी हमें जो है अपना आपका जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो है, डेबिट कार्ड जो है वो स्टक हो चुका हुआ है, लॉक हो चुका है, तो उसको खोलने के लिए आप हमें अपना 4 लास्ट वाले डिजिट बताएं, उसके बाद कहते हैं जी पिन बताएं। तो इस तरह से जो है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो गेट करते हैं बाय एनी मींस। ठीक है। बाय टेकिंग यू इन कॉन्फिडेंस। ठीक है। तो आप जो है अनअवॉइडेबली जो है उनको उनके साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं, आपका सारा का सारा फंड्स जो है या बैलेंस गायब हो जाता है आपके अकाउंट से। ठीक है। तो बेसिक सिक्योरिटीज की अगर हम बात करें तो इसमें आती है अथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और नॉन रेपुटेशन। अथेंटिकेशन की अगर हम बात करें तो अथेंटिक, ठीक है, कि अथेंटिक मतलब जिस बंदे का वो अकाउंट है या जो बंदा
एक्चुअल में डील कर रहा है, ठीक है, या जिसका अकाउंट है वही इसको यूज कर रहा है। Authentication is defined as establishing the identity of one party to another. तो अब ई कॉमर्स साइट की अगर हम बात करें तो जो अकाउंट आपने बनाया हुआ है उसको सिर्फ वही बंदा जो है वो यूज करे, तो इसका मतलब कि ये अकाउंट ऑथेंटिक है, मिस यूज नहीं हो सकता ये। ठीक है, जिस तरह से आप या हम कोई भी अपना जो 4 डिजिट पिन है कभी भी किसी को भी नहीं बताते, तो इसका मतलब जो भी ट्रांजेक्शन होनी है तो उसके लाइबल सिर्फ और सिर्फ हम है, क्योंकि हमने किसी के साथ वो शेयर ही नहीं किया हुआ है। तो उसकी सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ट्रांजेक्शन की वो हमारे साथ बाइंड है या एक अकाउंट होल्डर के साथ ही बाइंड। ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म ऑलवेज वर्क इन टू डायरेक्शंस। फर्स्ट वन इज यूजर दैट हैज टू प्रूव हिज आइडेंटिटी टू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जैसे आप थंब पिन वगैरह लगाते हैं, सॉरी थंब पिन कह रहा हूँ, थंब इम्प्रेशन लगाते हैं, ठीक है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो होती है, इसके अलावा जो पिन है या पैटर्न वगैरह आप यूज करते हैं। तो दूसरा आता है द इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज टू कंफर्म दिस आइडेंटिटी। तो जो आपने अगर फिंगरप्रिंट जो है रजिस्टर्ड किए हुए तो जब आप लगाएंगे तो उसको इजीली सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेगा। वंस द ऑथेंटिकेशन टू अ सिस्टम इज परफॉर्म्ड करेक्टली, पिन या फिंगरप्रिंट जो है वो अगर आपने जो रजिस्टर्ड है उसी के साथ असेस किया हुआ है तो इसका मतलब कि आप अपने अकाउंट को असेस कर सकते हैं। द यूजर इज ऑथोराइज फॉर फर्दर एक्शन। तो ये वाला करने के बाद जो है लॉगिन एक्टिविटी के बाद जितने भी फंक्शन हैं आप परफॉर्म कर सकते हैं इजीली। फॉर एग्जांपल एडिटिंग पर्सनल सेटिंग्स आर क्लोज कॉन्टैक्ट्स। तो जब तक आपको असेस ही नहीं होगी उस वक्त तक आप नहीं कर सकेंगे कोई भी ट्रांजेक्शन या कोई भी मॉडिफिकेशन। जब असेस हो गई है तो आप जो है अपनी पर्सनल सेटिंग्स जो है उसको चेंज कर सकते हैं, रिकन्फिगर कर सकते हैं, और जो भी आपका अकाउंट वगैरह है अगर उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अगर टर्मिनेट करना चाहते हैं या वहाँ से अपना जो है अकाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आफ्टर असेस की चीज़ें होती हैं। अथेंटिकेशन ये सबसे पहले देखें, नंबर 1 पे रिक्वेस्ट प्रोटेक्टेड रिसोर्सेज। क्लाइंट जो है एक एंड के ऊपर क्लाइंट है और दूसरे एंड के ऊपर सर्वर है जिसके साथ हमने कम्युनिकेट करना है। दूसरे नंबर पे आता है रीडायरेक्टेड टू लॉगिन पेज। ठीक है, तो लॉगिन के अंदर जो है आप अपने पर्टिकुलर्स ऐड करते हैं, वो भेजे जाते हैं कहाँ पे, सर्वर को। तो फॉर्म सबमिशन का प्रोसेस होता है। चौथे नंबर पे होता है रीडायरेक्टेड टू रिसोर्सेज, जो आप करना चाह रहे हैं, जोन से मॉड्यूल को रेमिटेंस वगैरह है, क्लियरेंस है, मोबाइल टॉपअप है, ठीक है, फी पे करना चाह रहे हैं, यूटिलिटी बिल पे करना चाह रहे हैं, तो वो एक खास मॉड्यूल को आप असेस करते हैं। तो वहाँ पे जो भी आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं उसको आप जो है वो एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है, परफॉर्म कर लेते हैं। अगर तो कोई फेलियर वगैरह या कोई इस तरह का मामला हुआ हो वहाँ पे, तो वो अगर करेक्ट पर्टिकुलर्स या क्रीडेंशियल्स आपने करेक्टली ऐड नहीं किए हैं तो वो जो रिक्वेस्ट है वो फेलियर का सामना उसको करना पड़ता है या फेल हो जाती है। आपको दोबारा से जो है करेक्ट पर्टिकुलर्स के साथ री लॉगिन वगैरह या री सबमिशन ऑफ फॉर्म करना पड़ती है। उसके बाद ऑथराइजेशन जो है, पहले ऑथेंटिकेशन होगी, ऑथराइजेशन से मुराद ऑथराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग समवन परमिशन टू डू और हैव समथिंग। तो परमिशन ग्रांट करने की ये एक कह लें कि फैसिलिटी है या परमिशन ग्रांट करने का एक परमिशन ग्रांट करने का एक कह लें कि ऑप्शन है, जिसमें एक बंदा जो है जो अथेंटिकेटेड है, और अथेंटिकेशन के बाद अगली चीज़ जो है ऑथराइजेशन है कि वो बंदा ऑथराइज्ड है या ये अथॉरिटी उस बंदे के पास है कि ये परफॉर्म कर सके, ठीक है, एक जो पर्टिकुलर टास्क है। प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग और डिनाइंग एक्सेस टू अ नेटवर्क रिसोर्सेज। तो ऑथराइजेशन का अगला जो मेन सेलेंट फीचर होता है कि उसने बाय क्रॉस वेरीफाइंग दी अथेंटिसिटी के बाद अथॉरिटी है कि अगर तो करेक्ट इंफॉर्मेशन दी गई है, प्रोवाइड की गई हैं, आपको जो है फर्दर कर लिया जाता है या फर्दर अकोमोडेट किया जाता है कि आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मोस्ट कंप्यूटर सिक्योरिटी सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन अ 2 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेज इज ऑथेंटिकेशन, ठीक है, उसके बाद ऑथराइजेशन, विच इंश्योर्स दैट अ यूजर इज वो ही आर शी क्लेम्स टू बी। कौन है वो बंदा जो कर रहा है, तो अब देखें जैसा कि हमने अभी
जो है एग्जांपल कोड की है कि जिस बंदे का अकाउंट है वही इसको असेस कर सकता है बाय मींस ऑफ थंब इम्प्रेशन आर पिन कोड, तो वो उसी बंदे को पता होगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेज इज द ऑथराइजेशन व्हिच अलाउज द यूजर एक्सेस टू वेरियस रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द यूजर आइडेंटिटी। तो अब अगर देखें आपके अकाउंट या आपको प्रोवाइडेड फैसिलिटीज़ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो आपको वही वही जो है रिसोर्सेज जो है डिस्प्ले होंगे जिसके लिए आपके पास अथॉरिटी है, जो जो आपका अकाउंट आपको अलाउ करता है। In multi-users computer system, a system administrator defines for the system which users are allowed access to the system and what privileges to use. For example, access to which files, directories, house of access, amount of allocated storage space and so forth. इसके अलावा मतलब कि जिस तरह से वर्क स्टेशन होते हैं या सर्वर बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, एक प्रॉपर आईपी जो है वो एक खास वर्क स्टेशन के साथ बाइंड किया जाता है, तो जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो सारी की सारी वहाँ पे कह लें कि इन फॉर्म ऑफ स्टैटिक्स मौजूद भी होंगी, और कौन कौन सी जो चीज़ें हैं परफॉर्म कर सकता है एक बंदा वो भी। ठीक है, कितनी स्पेस यूज़ कर सकता है ऑन सर्वर, तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, अब ये देखें एक तरफ ये जो एक कह लें कि कंप्यूटर डेस्कटॉप या लैपटॉप को यूज़ करते हुए एक एंड के ऊपर जो है वो यूज़र है और दूसरी तरफ जो है वेब सर्विसेज हैं या वेब सर्वर है। तो एप्लीकेशन जनरेट करके क्या किया जाता है, रीडायरेक्ट यूजर टू लॉगिन एंड पासवर्ड। तो लॉगिन और पासवर्ड को यूज़ करते हुए सर्वर के ऊपर लॉगिन करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, ये चली जाती है OCLC और 2.0 ऑथराइजेशन सर्विस। तो मेन सर्वर को एक्सेस करने से पहले अथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन सर्विस के पास ये रिक्वेस्ट जाती है, अगर तो ये प्रोसीड हो जाती है तो इसको फर्दर प्रोसेस कर दिया जाता है। यूज़ ऑथराइजेशन कोड टू गेट असेस टोकन। तो जिस तरह से आप कोई भी ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं, आपने असेस कर लिया हुआ है, ठीक है, तो आपको एक वेरिफिकेशन कोड आता है, वो कोड आपको डायल करना पड़ता है जिसको OTP बोलते हैं, वन टाइम पासवर्ड। तो वो लिमिटेड टाइम के लिए वो वैलिड होता है कि आपने 10-15 मिनट के अंदर लगाना है, अगर नहीं लगाते तो वो कोड एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद असेस टोकन डालते हैं तो आपको जो है ऑथराइजेशन सर्वर तक असेस मिल जाती है। इसके बाद क्या होता है, जो फॉर्म है जो आपकी एप्लीकेशन है, सेंड असेस टोकन टू ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट, उसके बाद वेब सर्विसेज जो है रेडिली अवेलेबल हो जाती हैं एक कस्टमर के लिए या एक क्लाइंट के लिए। ठीक है, तो ये देखें इसकी एग्जांपल आपके सामने दी है, सर्वर कुड नॉट वेरीफाई दैट यू आर ऑथराइज्ड टू एक्सेस द डॉक्यूमेंट्स यू आर रिक्वेस्टेड। तो वो वाली डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अलाउ ही नहीं किए गए हैं, या वो वाली सर्विसेज जो है आपको अलाउ ही नहीं की गई है, तो इसलिए ये वाला जो एरर कोड आपके सामने आ रहा है, या आपको जो पॉपअप विंडो जो सामने नज़र आ रही है कि ये फैसिलिटी आपको अवेलेबल नहीं है, या ये जो पर्टिकुलर आप ऐड कर रहे हैं इसके ऊपर ये वाली फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इधर यू सप्लाइड द रॉन्ग क्रीडेंशियल, फॉर एग्जांपल बैड पासवर्ड या रॉन्ग पासवर्ड, और योर ब्राउज़र डज नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू सप्लाई द क्रीडेंशियल रिक्वायरमेंट। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप क्रीडेंशियल जो है इनकरेक्टली जो है वो वहाँ पे एंटर कर रहे हैं, अगर वो ठीक है तो आपके ब्राउज़र के अंदर कोई इशू हो सकता है कि एज पर फॉर्मेट वो सर्वर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। तो अथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन की अगर हम डिफरेंसेस की बात करें, अथेंटिकेशन जो है जो अथेंटिसिटी प्रूव करता है किसी एक बंदे की, ठीक है, जैसा कि लॉगिन वगैरह होते हैं। और ऑथराइजेशन की हम बात करें तो इसमें जो है ऑथराइजेशन की आपके पास अथॉरिटी क्या अथॉरिटी किन किन चीज़ों की किन किन सर्विसेज को इस्तेमाल करने की है। ठीक है, तो जैसे एक बार सबमिशन, जैसे आप अपने क्विज़ेज़ वगैरह और असाइनमेंट्स वगैरह अपलोड करते हैं, तो आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि आप एक ही बार सबमिट कर सकते हैं, उसके बाद ना आप एडिट कर सकते हैं उसको, ठीक है, और ना ही आप उसको वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने कोट किया आपके लिए। उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी इज द प्रोटेक्शंस आर पर्सनल ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, कि आप जो है उसको रेडिली अवेलेबल या थर्ड पार्टी जो है उसको असेस नहीं कर सकती क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है। Means keeping a client's information between you and the client and not telling others, including co-workers, friends, family, etc. Individual files are locked and secure। इंडिविजुअल फाइल्स होती हैं जैसे आप मोबाइल्स वगैरह के जो कॉन्फिडेंशियल हैं,
ठीक है, डेटा उसके अंदर कॉन्फिडेंशियल है, तो आप कभी भी ये बॉदर नहीं करते हैं, ये कभी भी इस चीज़ को जो है अफोर्ड नहीं करते हैं कि कोई थर्ड पर्सन जो है आपके अलावा, ठीक है, उसको असेस करें। स्पोर्ट वर्कर्स डू नॉट टेल अदर पीपल्स व्हाट इज इन क्लाइंट्स फाइल अनलेस दे हैव परमिशन फ्रॉम द क्लाइंट्स। उसके बाद इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट्स इज नॉट टेल टू पीपल हु डू नॉट नीड टू नो। तो बताने की जरूरत ही नहीं है, जिनको ज़रूरत नहीं है तो उनके पास ये इन्फॉर्मेशन होने की क्या तुक बनती है। The types of information that is considered confidential can be include name, date of birth, age, sex and address। तो ये चीज़ें जो होती हैं कॉन्फिडेंशियल होती हैं, जो बताई नहीं जाती, ठीक है। उसके बाद करंट कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ फैमिली, गार्डियन एक्सेट्रा, बैंक डिटेल, सर्विस रिकॉर्ड एंड फाइल प्रोग्रेस, नोट्स, इंडिविजुअल प्रोग्रेस प्लान्स, इनकम्स आर आउटगोइंग पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस। और उसके बाद प्राइवेसी इज अबाउट पीपल्स। उसके बाद इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है सच्चाई, कितना की सच है और कितना की झूठ है, कितना की ओरिजिनलिटी बोलते हैं जिसको। इट रेफर्स टू करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ डेटा, रिलायबल एंड ट्रस्टेबल, एरर फ्री डेटा। कि जो आपका नाम है एज पर योर CNIC, आपका CNIC जो है वो रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि आपको प्रोवाइडेड नादरा की तरफ से किया गया। बायोलॉजिकल मीन इन द डेटा बेस, data must be consistent, ensuring that information will not be accidentally or maliciously altered or destroyed। तो इसके अंदर ऑल्ट्रेशन की पॉसिबिलिटीज जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर है, अगर अभी डाटा कुछ और है बाद में कुछ और हो जाता है तो इसका मतलब वहाँ पे इंटीग्रिटी जो है, इंटीग्रिटी इश्यूज है, ठीक है। नॉन रेपुटेशन से मुराद होता है एश्योरेंस दैट समवंस कैन नॉट डिनाई समथिंग। नॉन रेपुटेशन से मुराद मैं आपको अक्सर बोलता होता हूँ कि जो ये साइबर वाला सिस्टम हो गया हुआ है या ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें आप अपनी डूइंग से जो है वो नहीं हो सकते, डिनाई नहीं कर सकते। जो आपने परफॉर्म किया है ना, तो ऑन द रिकॉर्ड हो चुका है वो, ठीक है।